नमस्कार, जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने यूरोपियों का भारत में आगमन ये चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, इसमें देखिए जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है वो थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम में ले चलूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टोरी को डिटेल में समझ लेंगे तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेज़ों की बंगाल विजय कैसे हुई है और ब्रिटिश विजय से पहले बंगाल कैसा था। जो बंगाल था, जब हम बंगाल की बात करते हैं इस समय का बंगाल, तो इस समय के बंगाल से मतलब है कि आज का बिहार। ठीक है, बिहार से कट के अलग हुआ था झारखंड, तो ये भी शामिल है बंगाल में। पश्चिम बंगाल तो पूरा शामिल ही है। इसके अलावा जो आज का बांग्लादेश है और इसके अलावा कौन, उड़ीसा। ठीक है, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो ये सारे क्षेत्र उस समय के बंगाल में शामिल है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल है, यहाँ पर ये मुग़ल शासन के अधीन हुआ करता था। एक प्रांत था बंगाल, क्या था, एक प्रांत था, और बंगाल में नवाब को नियुक्त किया जाता था वहाँ पर शासन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, इन सभी चीज़ों का निर्यात हुआ करता था। और ध्यान रखना कि जो 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाला आयात था उसका 60% कहाँ से जाता था, बंगाल से ही जाता था। मतलब ब्रिटेन में जितना भी इंपोर्ट होता था उसका 60% बंगाल से जाता था। बंगाल बहुत बड़ा सोर्स था आयात और स्पेशली ये भारत से निर्यात का। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ, बंगाल की अपनी व्यापारिक क्षमता भी थी और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने बंगाल को टारगेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है। 1700 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत अपने मरने तक बंगाल की बागडोर संभाले रखा। और उसके बाद उसका दामाद था शाह शुजा। क्या नाम था, शाह शुजा। उसने 14 वर्ष तक बंगाल पे शासन किया। मुर्शिद कुली खां के बाद शाह शुजा, और उसके बाद यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, इसके बाद उसके दामाद शाह शुजा ने शासन किया और इसके 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में चला गया। लेकिन बाद में जल्दी ही अलीवर्दी खां ने तख्ता पलट करके बंगाल के शासन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कई सारे मराठाओं का आक्रमण भी इधर होता है। ठीक है, चलिए अब सिराजुद्दौला मेन है जहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। 1740 में सरफराज खां को हटा करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अलीवर्दी खां बन गया, लेकिन अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। और जब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां थीं, और जब कोई, इसका मतलब पुत्र नहीं था तो उत्तराधिकार में भी समस्या आ गई। जब कोई पुत्र उसका ना होने की वजह से उसकी जो छोटी बेटी थी, जो तीसरी बेटी थी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या हुआ, बंगाल का नवाब बना। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि मेरा बेटा बंगाल का नवाब बने, लेकिन जब सिराजुद्दौला बन गया तो इसकी मौसी घसीटी बेगम नाराज़ हो गई और लोगों से मिल करके घसीटी बेगम सिराजुद्दौला को हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उसकी जो एक और बेटी थी, उसका बेटा था शौकत जंग, वो भी नाराज़ हो गया सिराजुद्दौला से। तो मतलब उसके परिवार में ही वो अपने ही लोगों से शत्रुता पाल बैठा। ठीक है, हालांकि इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी, सबसे योग्य था सिराजुद्दौला, इसलिए उसे सत्ता मिली। ठीक है, देखिए सिराजुद्दौला के शत्रु कौन कौन थे, तो अभी अभी हमने देखा। एक तो उसकी मौसी ही है घसीटी बेगम, इसके अलावा पूड़िया का सूबेदार था और उसका चचेरा भाई कौन, शौकत जंग। इसके अलावा जो नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीन चंद, राजबल्लभ, रायदुर्लभ, मीर जाफ़र, ये वो लोग हैं जो इनके साथ मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों को अंग्रेज क्या करेंगे, लालच दे देंगे। क्या क्या नाम है इनका, फिर से देख लीजिए एक बार। जगत सेठ, अमीन चंद, राजवल्लभ, रायदुर्लभ और मीर जाफ़र प्लासी के युद्ध में यही सिराजुद्दौला को क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, इसलिए प्लासी के युद्ध में ये सब हार जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंग्रेज इससे सिराजुद्दौला से नाराज़ क्यों हो गए। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दिया बिना सिराजुद्दौला से पूछे। इसके अलावा राजबल्लभ का जो बेटा था उसको अपने किले में संरक्षण दे दिया, किसने, अंग्रेज़ों ने। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज़ हो गया। बोला सिराजुद्दौला कि आप हमारे क्षेत्र में किलेबंदी करना शुरू कर दिए, किले पे तोप चढ़ा दिए, हमसे परमिशन भी नहीं लिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया,
यहाँ पर सिराजुद्दौला ने पहले कासिम बाजार पे और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर मतलब कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज भाग करके फिर फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, और यहीं पर एक घटना हो जाती है। ठीक है, जो अभी हम आगे देखेंगे। एक कोठरी में कई अंग्रेजों को बंदी बना दिया गया और वहाँ पर बाद में केवल 23 बच के निकलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी अंग्रेज नाराज़ हो जाते हैं। बाद में फिर क्लाइव सेना लेके पहुंचता है और बंगाल पे फिर से कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब बंगाल पे कब्जा कर लेता है तो यहीं पर एक संधि होती है अलीनगर की, सॉरी कलकत्ता पे जब कब्जा हो जाता है अंग्रेज़ों का तो अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अलीनगर की संधि में देखिए दोनों ने कहा कि फ्यूचर में हम शांति बनाए रखेंगे। अंग्रेज़ों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया और ये चंद्रनगर किसके कब्जे में था इस समय तक, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है प्लासी के युद्ध की। प्लासी के युद्ध आखिर हुआ क्यों था, देखिए इसमें ये कब हुआ था, 23 जून 1757 को। एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसका सेनापति सिराजुद्दौला का कौन था, मीर जाफ़र, जो गद्दार था, जो अंग्रेज़ों से मिल चुका था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को लालच दिया कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला को मार करके। ठीक है, सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सेना थी और अंग्रेज़ों की मात्र 3200। सोचिए, मात्र 3200 सेना ने 50,000 की सेना को, वास्तव में तो ये युद्ध हुआ ही नहीं था, नहीं तो 50,000 से वो जीत नहीं पाते। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र क्या था, उनकी तरफ मिला हुआ था, उसे नवाब का पद देने का लालच दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जब सिराजुद्दौला युद्ध में पहुँचता है तो मीर जाफ़र ये सब लड़े ही नहीं। ठीक है, जो गद्दार थे बोला, और ये सिराजुद्दौला को बोला कि नवाब हम युद्ध हार रहे हैं, आप यहाँ से युद्ध मैदान से चले जाइए। सिराजुद्दौला उसकी बात मान करके चला गया और वहाँ पर ना तो मीर जाफ़र लड़ा, ना राय दुर्लभी को, किसी ने भी कोई युद्ध नहीं किया। ठीक है, और हाँ, लेकिन जिस तरफ सिराजुद्दौला के जो वफादार सिपाही थे वो जहाँ लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ों को वहाँ पर हरा रहे थे। और वास्तव में अगर मीर जाफ़र भी युद्ध में शामिल हुआ होता तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। ठीक है, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ ये सब विश्वासघात कर रहे थे। फाइनली सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, भाग करके मुर्शिदाबाद पहुंचा और फिर पटना भाग गया। लेकिन बाद में मीर जाफ़र का बेटा उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। ठीक है, अब वादे के मुताबिक अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन नवाब का पद मीर जाफ़र के लिए इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की कृपा पर डिपेंड था ना मीर जाफ़र, क्योंकि उसी ने, अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। और जब मीर जाफ़र नवाब बना तो इतना खुश हुआ कि वो कलकत्ता के पास 24 परगना, याद रखना 24 परगना एक ज़िला है। ठीक है, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना आज भी पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है। तो अंग्रेज़ों को क्या किया, उसने खुशी खुशी इतना ज़्यादा पैसा दिया कि नाव में भर करके अंग्रेज़ वहाँ से पैसा ले गए। दूसरी बात, उसने क्या किया, मीर जाफ़र ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दिया। ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी जो है वो बक्सर के युद्ध से मिली थी। ठीक है, दीवानी या जमींदारी बोल दीजिए, वहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार, लेकिन फ्री ट्रेड करने का जो अधिकार था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, वो मीर जाफ़र के टाइम में प्लासी के युद्ध के बाद मिला था। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी बक्सर के युद्ध में आएगा तो तब हम वहाँ पर देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी मिल गई अंग्रेज़ों को, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई है। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेज़ों को मिल गई। ठीक है, और यहाँ पर अब उन्हें कोई चुंगी नहीं देना पड़ता था। पूरे यहाँ पर बंगाल में वो कहीं भी चीज़ों का आयात निर्यात कर सकते थे। देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ा, अब जैसे मान लीजिए कोई सामान यहाँ से लेकर के यहाँ अंग्रेज़ लेके आए और यहाँ पर बीच में चुंगी लगती थी। ठीक है, बंगाल के नवाब के द्वारा चुंगी लगाया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पर पैसा नहीं देना, तो उनकी जो वस्तुओं की कीमत थी वो क्या होती थी, कम होती थी। ठीक है, जबकि भारतीय व्यापारियों पे चुंगी लगता था तो उनके वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती थी, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को ज़्यादा फ़ायदा होता था। अब सिराजुद्दौला, ध्यान रखना, सॉरी, ये अब मीर जाफ़र के बाद अब देखना क्या होता है। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ इतना ज़्यादा पैसा मांगने लगे ना कि वो परेशान हो गया। जब ये परेशान हो गया तो इसने काम किया, इसने डच कंपनी,
डच कंपनी के साथ मिल करके अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने का डिसीजन ले लिया। और जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम सबसे पहले डचों को हराते हैं, फिर मीर जाफ़र से निपटेंगे। और 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, और बेदरा के युद्ध के बाद क्या होता है, इसमें डचों को अंग्रेज़ हरा देते हैं और यहीं से डचों का काम ख़त्म हो जाता है। क्लियर है ना, इतना याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर फिर बारी आई किसकी, मीर जाफ़र की। और मीर जाफ़र को फिर अंग्रेज़ों ने हटा दिया पद से। जब हटा दिया तो यहाँ पर अब किसको बनाया जाता है बंगाल का नवाब, मीर कासिम को। मीर कासिम अभी तक तो सब कुछ देख ही रहा था, मीर कासिम काफ़ी होशियार था। अब मीर कासिम ने क्या किया कि उसने पहले डिसाइड किया कि सबसे पहले अपनी राजधानी को बचाओ, राजधानी को हम अंग्रेज़ों के कब्ज़े से दूर रखें, ताकि ये लोग जब ये ना हो कि जब मर्जी आए दरबार में टपक पड़ें। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले अपनी नौकरशाही का पुनर्गठन किया, मॉडर्न तरीके से बनाया, सेना का ठीक तरीके से प्रशिक्षण उसको दिलवाया। और इसके बाद इसने कलकत्ता से अपनी राजधानी को चेंज करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। ठीक है, अभी तक राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर अब उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुंगेर आज के कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, और यहाँ पर अब उसने डिसाइड किया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो व्यापार में अनियमितता कर रही है, उसके विरुद्ध भी मैं कदम उठाऊंगा। हुआ ये था कि जब अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी तो उनको पास दिया गया था, दस्तक दिया गया था। वो पास दिखा करके वो व्यापार कर सकते थे, चुंगी उनका नहीं लगता था। लेकिन वो अंग्रेज़ क्या करते थे, इस पास को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। जब भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे तो इससे क्या होता था, एक तो अंग्रेज़ चुंगी नहीं दे रहे, दूसरी बात भारतीय भी चुंगी से मुक्त होने लगे, तो बंगाल के नवाब के राजस्व में कमी आएगी ना। इस बात से जो मीर कासिम था वो नाराज़ हो गया। जब नाराज़ हो गया तब क्या हुआ, मीर कासिम ने क्या कहा कि अब क्या होगा, सारे भारतीय व्यापारी भी चुंगी नहीं देंगे, सब फ्री में ट्रेड करेंगे। अब ये बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ चुंगी लगता था तो अब क्या होगा, भारतीयों के व्यापार पे पैसा नहीं लग रहा, तो सबका दोनों का रेट लगभग समान होगा ना। ठीक है, और ये अपना रेट कम भी मान लीजिए कर सकते थे भारतीय व्यापारी। तो इससे अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों को थोड़ा नुकसान होने लगा और ये बात अंग्रेज़ों को ठीक नहीं लगा। ठीक है, और यही कारण बन गया किसके लिए, प्लासी के युद्ध के लिए, आगे के युद्ध के लिए, बक्सर के युद्ध के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, जब ये अंग्रेज़ नाराज़ हुए तो बीच में कई सारे युद्ध होते हैं बीच में। ठीक है, किसके साथ, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के साथ। देखिए 9 जुलाई 1763 को वर्धमान के निकट कहवा में, फिर मुर्शिदाबाद में और फिर राजकमल के निकट, यहाँ पर मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ और मीर कासिम हार गया। मीर कासिम हार करके पटना की ओर भागा और फिर पहुंचा कहाँ पर, अवध के नवाब के पास। ठीक है, उस समय अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला था। और शुजा-उद-दौला से कहा कि चलो मदद करो हमारी, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। और फिर वो पहुँचा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, उस समय मुग़ल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय, इसी का नाम है अली गौहर। क्या नाम है, अली गौहर। ठीक है, अली गौहर के पास पहुँचे तो तीनों यहाँ पर मिल करके एक समूह बनाया और अंग्रेज़ों को हराने का टारगेट किया। ठीक है, और यही कहलाता है बक्सर का युद्ध। अब ये अफसोस की बात है कि इस बार पूरी सेना, पूरी ताकत के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गए बक्सर के युद्ध में। बक्सर कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, मीर कासिम, नवाब का अवध, शुजा-उद-दौला और मुग़ल शहंशाह शाह आलम द्वितीय, इन लोगों ने एक संघ बनाया। शक्ति परीक्षण भी जल्दी ही हो गया 22 अक्टूबर 1764 को, और इस युद्ध में ये लोग हार गए। ठीक है, जब हार गए तो यहाँ पर 2 संधियाँ आपको याद रखनी है, इलाहाबाद की संधि और यहाँ पर जो इलाहाबाद की संधि, और इसी के तहत 2 संधियाँ होती हैं। किसके साथ, एक तो अवध के नवाब के साथ होगी और दूसरा शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट के साथ। ठीक है, क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, जब अवध के नवाब के साथ संधि होती है तो इसमें कहा गया कि अवध के नवाब, जब तुम्हारे पास मीर कासिम पहुंचा था तो उसे मना क्यों नहीं किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, चलो तुम क्या करोगे, जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका खर्च तुम दोगे, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करोगे, जो तुम्हारा इलाहाबाद और कड़ा का ज़िला है, इलाहाबाद देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो आज का कौशाम्बी ज़िला है वो इलाहाबाद में आता था। ठीक है, और इलाहाबाद के बगल में आप देखेंगे तो कौशाम्बी ज़िला है। अब कौशाम्बी को अलग कर दिया गया और कौशाम्बी में ही एक क्षेत्र है कड़ा। ठीक है, कड़ा,
तो इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को देने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया अवध के नवाब से लेकर के 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। इसके अलावा जो बनारस के एक जमींदार था उसकी संपत्ति का पूर्ण अधिकार देने, क्योंकि बनारस के जमींदार की संपत्ति अवध के नवाब ने छीन लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई कि इसके साथ अवध के नवाब के साथ संधि हुई। और यहाँ पर अब बात करें शाह आलम द्वितीय के साथ मुग़ल सम्राट के साथ क्या संधि हुई, तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, मुग़ल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में उसको लाया गया। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, ठीक है। इसके अलावा जो इलाहाबाद और कड़ा का ज़िला था, जो बंगाल अवध का नवाब के से लिया गया था, उसे दे दिया गया किसको, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और एक बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वो ये थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई किसको, अंग्रेज़ों को। अब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूल सकते थे, ध्यान रहेगा, राजस्व वसूल सकते थे। और ये बहुत बड़ी घटना है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, घटना चक्र को। मुग़ल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खां। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, मुर्शिद कुली खां के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो सब वंशानुगत हो गए थे, सब अपने बेटों को बंगाल का नवाब बनाते गए, ठीक है। इसी ने इजारा व्यवस्था की भी शुरुआत किया था। जो अलीवर्दी खां था उसने यूरोपियों को बोला था कि ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, और अगर छेड़ोगे तो ये काट काट के हमको मार डालेंगी। और इसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला क्या होता है, उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। और यहीं पर इसी वही घटना है जिसको मैंने बताया था कि ब्लैक होल की घटना। इसका जो विश्लेषण है वो किसने किया था, J.Z. हालवेल ने। हालवेल भी उन्हीं बंदियों में था। जब कलकत्ता पे सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था तो वहाँ पर एक कमरा था जो 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा, ठीक है, इतना था इस साइज़ का। और उसमें 146 अंग्रेज़ों को कैद कर दिया गया था। जब 146 को कैद कर दिया गया था तो अगली सुबह मात्र 23 व्यक्ति बचे थे। कितने बचे थे, 23 व्यक्ति। हालांकि ये कितनी रियल बात है ये क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये घटना हुई भी थी तो इसमें सिराजुद्दौला ने ये घटना को अंजाम नहीं दिया था, ध्यान रहे, ठीक है। उसके किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने ऐसा किया होगा, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी घटना हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने फिर बाद में सिराजुद्दौला पे अटैक भी किया था, ठीक है। लेकिन एक गुलाम हुसैन है मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने इसमें इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि क्लाइव ने ही क्या किया था, सिराजुद्दौला को हराया था और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है। प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो बंगाल में आज नदिया जिले की में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। जब ध्यान रहे इलाहाबाद की जब संधि होती है तो उस समय जो क्लाइव है वही भारत में गवर्नर का पद संभाले हुए है, ठीक है, ध्यान रहे। इलाहाबाद की संधि पे हमने बात किया था, एक अवध के नवाब के साथ हुई थी और दूसरा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्लाइव के द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि जब उनको दीवानी मिल गई या ये कहिए कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई अंग्रेज़ों ने, यहाँ पर जब बंगाल के नवाब से उनको टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो क्या किए उन्होंने, बंगाल को खूब लूटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक विद्वान का नाम है पिट, ठीक है। पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। किसके बारे में कहा जा रहा है, क्लाइव के बारे में। वास्तव में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जो नींव है वो क्लाइव ने ही रख दिया था। अब बारी है अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम जो है सबसे योग्य था, ठीक है। उसने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया क्योंकि वो कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। और यहीं पर उसने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया। तोप बनाने, बंदूक बनाने की व्यवस्था उसने किया, कहाँ पर, मुंगेर में। इसके अलावा उसने क्या किया, कुछ नए कर भी लगाए। पुराने करों का 3/32 भाग उसने और अतिरिक्त कर के रूप में वसूला। उसने एक और कर खिजरी जमा, जो अभी तक क्या हुआ था, अधिकारियों के द्वारा छुपाया जाता था, उसे भी प्राप्त किया, ठीक है। और फाइनली क्या होता है यहाँ पर, अब बारी है बक्सर के युद्ध की। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा और इसमें हार गए। हारने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, जब हारे तो इस समय अंग्रेज़ों की कमान कौन संभाले था, मेजर हेक्टर मुनरो। क्या नाम था उसका, मेजर हेक्टर मुनरो, इसने। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था वेंस्टीटार्ट। क्या नाम था उसका, वेंस्टीटार्ट।
ठीक है। और इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी मिल गई और भी क्षेत्र मिल गए। अब कोई नहीं बचा था जो अंग्रेज़ों को टक्कर दे पाता, क्योंकि जब इसमें मुग़ल सम्राट ही हार गया तो अब तो कोई बचा नहीं था। ठीक है। और बक्सर का जो युद्ध था वो भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, ध्यान रहे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि होती है अवध के नवाब के साथ और दूसरी संधि जो होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों का संरक्षण मिल गया अब, ठीक है, मतलब उसे अपने कब्जे में एक तरीके से ले लिया गया और उसे कहा गया कि तुम इलाहाबाद के किले में रहो। वहाँ पर देखेंगे तो संगम के किनारे किला बना हुआ है, वहीं पर इसको रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई अंग्रेज़ों को, जिसके बदले कंपनी सम्राट को कितना देगी, 26 लाख रुपए सालाना देगी। ठीक है, 26 लाख रुपए। और निजामत के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। देखिए निजामत का मतलब क्या था, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मुग़ल सम्राट को बोला कि देखो हम क्या करेंगे, हम टैक्स वसूलेंगे और आपका काम क्या है, प्रशासन संभालना। ठीक है, प्रशासन का काम आप देखेंगे और राजस्व हम वसूलेंगे और ये प्रशासन के लिए जो खर्च होगा वो हम आपको देंगे 53 लाख रुपए सालाना। ठीक है, इस तरीके से ये डिसाइड हुआ था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था और इसी समय बंगाल में क्या होता है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब राजस्व वसूलने के लिए कोई और बंगाल का शासन संभालने के लिए कोई और। तो यहाँ पर हुआ ना द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब दो लोगों का शासन। तो बंगाल पे एक तो बंगाल का नवाब का शासन है और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें तो शाह आलम द्वितीय के ही समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बनता है मुग़ल सम्राट, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बाद लास्ट में बनता है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है और फाइनली उसका भी अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ है, खासी विद्रोह के बारे में है, खासी जनजातियों के विद्रोह के बारे में। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो मेघालय में गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने रोड वगैरह बनाने का काम शुरू किया। इसी के विरोध में खासी जनजाति के लोग क्या किए, विद्रोह कर दिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुग़ल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो मुग़ल सम्राट ने नियुक्त किया था वो था मुर्शिद कुली खान, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, पद जो था वो वंशानुगत हो गया। ठीक है, और देखिए मुर्शिद कुली खान के बाद जो उसका दामाद था सुजाउद्दीन, वो बंगाल का सूबेदार बनता है और उसने और जिसे तत्कालीन मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। देखिए उस समय जो मुग़ल सम्राट था मोहम्मद शाह, उससे रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मतलब ये काफ़ी शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था, बस मस्त रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो प्रारंभ तो प्लासी युद्ध से ही हुआ था, लेकिन जो निर्णायक साबित हुआ था वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, याद रहेगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कब परास्त हुआ था, किस युद्ध में। तो आप जानते हैं ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो किसे मानेंगे आप, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, प्लासी के युद्ध में इसी ने हराया था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो कौन हो सकता है, रॉबर्ट क्लाइव भी हो सकता है। ठीक है, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ पर है, तो आज के पश्चिम बंगाल में है। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। तो कौन लेके आया था, मीर कासिम लेके आया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। अब देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। कंपनी ने पहला निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है, बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय या अली गौहर था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उस समय कौन था, मीर जाफ़र था। ध्यान रहे, पहले मीर जाफ़र बना सिराजुद्दौला के बाद, फिर मीर कासिम बना और फिर जब मीर कासिम भाग गया था अवध के नवाब मुग़ल सम्राट से मिलने, तो वापस मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ़र था। ठीक है, ध्यान रखना इतना। चलिए यहाँ पर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब मिली, तो यहाँ पर देख सकते हैं शाह आलम द्वितीय के समय, क्योंकि वही मुग़ल सम्राट था।
तो दोस्तों इस तरीके से इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जो भी क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए हैं वो अभी आप कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।